नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। आज की खबर में आपको बताएंगे देश और दुनिया की हर अहम खबर, राज्यवार समाचार और मौसम के हाल पर भी डालेंगे नजर। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का विदाई समारोह। कहा, कार्यकाल के दौरान पूरी क्षमता से कर्तव्यों का किया निर्वहन। जनप्रतिनिधियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश सेवा की सलाह। स्कूल भर्ती घोटाला मामले में पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी गिरफ्तार। 26 घंटे की पूछताछ के बाद हुई गिरफ्तारी। मंत्री के सहयोगी के घर से 21 करोड़ रुपए की नकदी जब्त। चुनाव आयोग पहुंची शिवसेना की लड़ाई। आयोग ने पार्टी अधिकार साबित करने को लेकर दोनों गुटों से मांगे दस्तावेज। 8 अगस्त तक दिया समय। 4 सहकारी बैंकों के ग्राहकों की बढ़ी मुश्किल। रिजर्व बैंक ने तय की पैसे निकालने की सीमा। अब खाते से 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे ग्राहक। और कोरोना संक्रमण के केसों में बढ़ोतरी। एक्टिव केस 1.5 लाख से ज्यादा। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में दर्ज। अब तक 201.68 करोड़ से अधिक कोविड टीकाकरण। अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रहीं। केंद्रीय गृह मंत्री ने गुजरात के गांधीनगर में पुलिस मुख्यालय के सीसीटीवी आधारित कमांड और नियंत्रण कक्ष समेत कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया। साथ ही EFIR सेवा शुरू की। चीफ जस्टिस NV रमना ने रांची में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि न्यायपालिका जितनी सुदृढ़ होगी, लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। हालांकि उन्होंने जजों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। नीट PG 2022 की काउंसलिंग 1 सितंबर से शुरू होगी। PG काउंसलिंग सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों और अखिल भारतीय कोटे की 50% सीटों और मेडिकल और डेंटल कॉलेजों की राज्य कोटे की 50% सीटों के लिए एक साथ शुरू होगी। ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम ने मेघाड्रिगेडा जलाशय के पानी में 3 मेगावाट की क्षमता वाली फ्लोटिंग सोलर पैनल परियोजना शुरू की। ADB-VS बैंक ने विशाखापत्तनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 14 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। एशियाई विकास बैंक ने हिमाचल प्रदेश में सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता परियोजना के वित्त पोषण के लिए करीब 770 करोड़ रुपए का कर्ज मंजूर किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास से मूल्यवान वस्तुओं समेत 1000 से अधिक कलाकृतियां गायब हैं। प्रदर्शनकारियों ने 9 जुलाई को पूर्व राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे और पूर्व प्रधानमंत्री विक्रम सिंघे के आवासों पर कब्जा कर लिया था। व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन को सुरक्षा सहायता के तौर पर अतिरिक्त $27 करोड़ का पैकेज देगा। पैकेज में अतिरिक्त मध्यम दूरी की रॉकेट प्रणाली और ड्रोन दिए जाएंगे। दुनिया भर में आसमान छूती महंगाई के बीच लोगों को सबसे ज्यादा परेशान खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतें कर रही हैं। विकासशील देशों के अलावा सिंगापुर जैसी उन्नत अर्थव्यवस्था वाला देश भी इसकी मार से अछूता नहीं है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चान-ओचा ने संसद में अपना चौथा और अंतिम अविश्वास मत जीत लिया है। प्रयुत और उनके 10 कैबिनेट सदस्यों को लेकर 4 दिन तक हुई बहस के बाद मतदान हुआ, जिसमें प्रयुत को 256 वोट मिले, जबकि उनके विरोध में 206 वोट पड़े। पाकिस्तान के पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में PMLN के हमजा शहबाज को फिर से चुने जाने का विरोध हो रहा है। तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के समर्थकों ने इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान, लाहौर और पेशावर में विरोध प्रदर्शन किया। अब खबरें विस्तार से। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को विदाई दी गई। समारोह में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष समेत राज्यसभा और लोकसभा के सांसद मौजूद रहे। विदाई भाषण में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का अवसर देने के लिए देश की जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने पूरी क्षमता से कर्तव्यों का निर्वहन किया है। उन्होंने पार्टियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से काम करने की सलाह दी।
राजनीतिक दलों के अपने तंत्रों के माध्यम से संचालित होती हैं, लेकिन पार्टियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए और राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से यह विचार करना चाहिए कि देशवासियों के विकास और कल्याण के लिए कौन कौन से कार्य आवश्यक हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि संसद में बहस और असहमति के अधिकारों का इस्तेमाल करते समय सांसदों को हमेशा गांधीवादी दर्शन का पालन करना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नागरिकों को अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके का ही इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे नागरिकों को अपनी मांगों के लिए दबाव बनाने का तथा विरोध करने का संवैधानिक अधिकार उपलब्ध है, लेकिन मेरे विचार से इस अधिकार का प्रयोग हमेशा गांधीवादी तौर तरीकों के अनुरूप शांतिपूर्ण ढंग से ही किया जाना चाहिए। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसदों की ओर से विदाई संदेश पढ़ा। उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में 5 साल के कार्यकाल के दौरान इस सर्वोच्च पद की गरिमा और शालीनता को नई ऊंचाई देने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आभार जताया। आपके अभिभाषण, आपकी दूरदर्शिता देश के समक्ष उपस्थित राजनीतिक एवं सामाजिक विषयों की गहरी समझ एवं उनके समाधान हेतु आपकी स्पष्ट सोच को प्रदर्शित करते हैं। आपके अभिभाषण ने सभी दलों के लोगों को समान रूप से प्रेरित किया है और उनके दायित्वों के प्रति भी जागृत किया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सूरज मोहन झा। सूरज, आप इस विदाई कार्यक्रम के दौरान उस समय वहां मौजूद थे, तो क्या कुछ माहौल था वहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की विदाई समारोह के दौरान? शालिनी, आज राष्ट्रपति अभिभाषण माफ कीजिएगा राष्ट्रपति जी के विदाई समारोह जो कि संसद के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में था, वो हॉल पूरी तरह से भरा हुआ था। राज्यसभा लोकसभा के सांसद वहां पर समय से पहले मौजूद थे, वहां पर महामहिम राष्ट्रपति को सुनने के लिए। और एक ऐसा पल था क्योंकि 5 साल राष्ट्रपति कोविंद ने यहाँ अभिभाषण के द्वारा संबोधित किया है दोनों सदनों को, लोग सांसद उन्हें सुनना चाहते थे। आज जब उन्होंने अपना संबोधन किया तो उसमें उन्होंने इस ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष को याद किया और उन्होंने कहा कि एक सांसद के तौर पर भी वो यहाँ बैठे हैं और राष्ट्रपति के तौर पर भी 5 साल पहले यहाँ उन्होंने शपथ ली थी। आज विदाई समारोह के लिए वो यहाँ मौजूद थे। उन्होंने संविधान निर्माताओं को याद किया, साथ में कहा हमारा जो लोकतंत्र है वो लोगों का तंत्र है, लोकतंत्र है, इसलिए हमें संवैधानिक मर्यादाओं में रहना चाहिए, विरोध करने की भी अपनी भाषा होनी चाहिए, वो एक संवैधानिक दायरे में उसका विरोध होना चाहिए। साथ में उन्होंने अपने इस 5 साल के कार्यकाल में 2 पलों को याद किया जो उनके ज़्यादा प्रभावित किया। एक था महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया और वो पूरा राष्ट्रव्यापी एक अभियान बना, उसको लेकर उसका उन्होंने जिक्र किया। साथ में उन्होंने 75 साल जो आज़ादी के अमृत महोत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है और जिसमें भारत के सभी तबकों की जन भागीदारी हो रही है, उसे उन्होंने याद किया। साथ में उन्होंने कुछ पलों को याद किया। उन्होंने बताया कि उनका बचपन कच्चे मकान में, मिट्टी के मकान में बीता था, लेकिन आज ऐसे घर कम मिलते हैं क्योंकि सरकारों ने काफ़ी काम किया है और लोगों के पास पक्का मकान है। उन्होंने कुछ योजनाओं का जिक्र किया जिन्होंने आम आदमी के जीवन में काफ़ी परिवर्तन किया है, चाहे वो घर की बात हो, चाहे पीने योग्य पानी को लेकर की बात हो कि एक समय पीने योग्य पानी को लेकर काफ़ी संघर्ष करना पड़ता था, मुश्किलों से का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब हर घर जल के द्वारा घरों तक नल लगाया गया है, पानी योग्य पानी पहुंचाया जा रहा है। साथ में उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण जिसके तहत शौचालय बनाए गए, महिला सशक्तिकरण का उन्होंने जिक्र किया और नई शिक्षा नीति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण को और बढ़ाने का काम ये नई शिक्षा नीति करेगा। साथ में उन्होंने राष्ट्रपति जो नवनिर्वाचित हुई हैं जी सूरज, ये ऐतिहासिक क्षण के बारे में आपने जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि इससे पहले उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उपराष्ट्रपति निवास में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनके परिवार के सदस्यों की दोपहर के भोज के लिए मेजबानी की। उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सुखी और स्वस्थ जीवन की कामना की। पिछले 5 वर्षों के सुखद पलों को याद करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र के विकास के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ काम करना उनके लिए एक अद्भुत अनुभव रहा है। राष्ट्रपति ने अपनी व्यापक दृष्टि और सादगी के माध्यम से संस्थान के कद को काफी बढ़ाया है।
प्रवर्तन निदेशालय ने 27 घंटे की पूछताछ के बाद पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी 2 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेजा गया है। इससे पहले उन्हें मेडिकल जांच के लिए जोका के ईएसआई अस्पताल ले जाया गया। बाद में उन्हें अदालत ले जाया गया। उनकी करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के आवास से 21 करोड़ 2 लाख रुपए की नकदी, 79 लाख रुपए का सोना और 54 लाख रुपए की मुद्रा बरामद की गई। इसके बाद अर्पिता को हिरासत में ले लिया गया। अर्पिता के फ्लैट से स्कूल सेवा आयोग के बंद लिफाफे में नकद राशि भी बरामद हुई। छापेमारी के दौरान 8 फ्लैट और जमीन के दस्तावेज भी मिले हैं। पार्थ चटर्जी के निजी सहायक सुकांत आचार्य को भी हिरासत में ले लिया गया है। निर्वाचन आयोग ने शिवसेना के दोनों गुटों के नेताओं उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे से दस्तावेजी सबूत के साथ ये साबित करने को कहा है कि बहुमत किसके पक्ष में है। आयोग ने ठाकरे गुट और शिंदे गुट की ओर से निर्वाचन आयोग को इस संबंध में अलग अलग लिखे गए पत्र का हवाला देते हुए स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। आयोग ने दोनों गुटों को 8 अगस्त तक जवाब देने को कहा है। क्या है, शिवसेना ही हम बाला साहब की शिवसेना है और लोकसभा में भी 2/3 से ज़्यादा लोग वहाँ पे सांसद जो है वो भी साथ में है और लोकसभा स्पीकर ने वैसा निर्णय भी लिया है। यहाँ के स्पीकर जो है उन्होंने भी हमें रिकॉग्नाइज किया है। इसका मतलब साफ है कि हम लोग शिवसेना है, बाला साहब के विचार वाली शिवसेना। फूट गए टूट गए, मैं उनको मेरा आह्वान है कि आप जहाँ है वहाँ आनंद से रहिए, अपनी पार्टी बनाइए, आपका गुट बनाइए, लेकिन आप शिवसेना को चैलेंज कर असली शिवसेना नकली शिवसेना की बात करते हो, हमसे एविडेंस मांगते हो। ये बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना है। प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को इस महीने की 25 तारीख के बजाय अगले दिन 26 तारीख को बुलाने के लिए नया नोटिस भेजा है। इससे पहले उन्हें 25 जुलाई को पेश होने का समन भेजा गया था। 21 जुलाई को ईडी ने नेशनल हेराल्ड अखबार से संबंधित कथित धन शोधन मामले में करीब 2 घंटे तक पूछताछ की थी। ये मामला यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड में कथित वित्तीय अनियमितताओं के संबंधित है। इससे पहले पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से ईडी ने 5 दिन तक पूछताछ की थी। रिजर्व बैंक ने 4 सहकारी बैंकों की खस्ता हाल वित्तीय स्थिति को देखते हुए इन बैंकों से राशि निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें महाराष्ट्र में साईं बाबा जनता सहकारी बैंक, पश्चिम बंगाल के सूरी में द सूरी फ्रेंड्स यूनियन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उत्तर प्रदेश में बिजनौर का यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और बहराइच का नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड शामिल हैं। जमाकर्ता साईं बाबा जनता सहकारी बैंक से 20,000 रुपए, सूरी फ्रेंड्स यूनियन कोऑपरेटिव बैंक से 50,000 और नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से 10,000 रुपए ही निकाल सकेंगे। आरबीआई ने बिजनौर के यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर कई प्रतिबंध लगाए हैं, जिसमें ग्राहकों के धन की निकासी पर प्रतिबंध भी शामिल है। रिजर्व बैंक के ये निर्देश 6 महीने तक लागू रहेंगे। रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि निर्देशों को बैंकिंग लाइसेंस को रद्द करने के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। देश भर में कोरोना संक्रमण के एक्टिव केस 1.5 लाख से ज्यादा हो गए हैं। बीते 24 घंटों में कोरोना के 21,411 नए मरीज मिले हैं। उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 1,50,000 से ज्यादा हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय से मिले आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में दर्ज किए गए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर केरल, तीसरे पर पश्चिम बंगाल, चौथे पर तमिलनाडु और 5वें नंबर पर कर्नाटक हैं। देश भर में उपचाराधीन मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 0.34% है, जबकि कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले लोगों की राष्ट्रीय दर 98.46% दर्ज की गई है। संक्रमण की दैनिक और साप्ताहिक दर 4.46% दर्ज की गई है। वहीं देशव्यापी कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक 201.68 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। WHO ने मंकी पॉक्स को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। मंकी पॉक्स के अब तक दुनिया भर में 14,000 से ज्यादा मामले हो गए हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो पहले मंकी पॉक्स को महामारी घोषित नहीं कर रहा था, उसने भी इसके तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इसे स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। भारत भी अब मंकी पॉक्स की जद में आ गया है। केरल में 3 मंकी पॉक्स के मामले मिले हैं। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देश के तमाम राज्यों से जुड़े महत्वपूर्ण समाचार और अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर भी डालेंगे नजर। आप बने रहिए हमारे साथ। Drone can do couple of functions, one being to go over there, to go to the area of interest, recce around, do the surveillance, come back. It can turn into a kamikaze kind of a drone, and where it can just follow that beam down and go and destroy that area. Drones started capturing imagination of the strategic security community of Leh. The armed forces are quickly adopting across the world, and so is the case with the Indian Armed Forces, particularly after the effects that drones have had in the battle between Armenia and Azerbaijan, where large quantities of swarm drones completely immobilize large mechanized and tank forces. Watch our special presentations in The Defenders, only on Sunset TV. आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के सेंट्रल पार्क में स्काई बीम लाइट की तस्वीरें ट्वीट की हैं। उन्होंने लोगों से इस अनूठे प्रयास में हिस्सा लेने और आजादी के अमृत महोत्सव को मजबूत करने की अपील की। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आईटीओ स्थित शहीदी पार्क में आजादी का अमृत महोत्सव पार्क का शिलान्यास किया। पार्क में आजादी के लिए हुए आंदोलन की पूरी जानकारी होगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में जल्द ही 10,000 स्कूली शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में चालू वित्त वर्ष 2022-23 के पहले अनुपूरक बजट के मांग प्रस्तावों पर हुई बहस का जवाब देते हुए ये घोषणा की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत रायपुर में आयोजित विवेकानंद राष्ट्रीय युवा सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने युवाओं से एक लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ने की अपील की। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने संक्वेलिम में रविंद्र भवन में जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। समाजवादी पार्टी ने अपनी सहयोगी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव को जवाब दिया है। पार्टी ने कहा कि आपको जहां ज्यादा सम्मान मिले वहां जाने के लिए स्वतंत्र हैं। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के विरोध में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। बीएसएफ ने जम्मू कश्मीर के कानाचक सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक पाकिस्तानी ड्रोन दिखने के बाद उस पर गोलियां चलाईं। फिलहाल इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। असम राज्य परिवहन निगम ने अपनी बसों के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग सेवा शुरू की है। एमट्रॉन के सहयोग से शुरू की गई ये सेवा फिलहाल कामरूप और सोनितपुर में उपलब्ध है। अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग कुमे जिले से 13 जुलाई को लापता हुए असम के मजदूरों में से 7 का पता लगाकर उन्हें बचाया गया है। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर खोज और बचाव कार्यों में लगे हुए हैं। तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले के कृषि प्रधान पेरियान सल्लूर गांव के हजारों लोग 12वीं कक्षा की उस छात्रा के अंतिम संस्कार में शामिल हुए जिसका शव 13 जुलाई को कल्लाकुरुची स्थित स्कूल के छात्रावास परिसर में मिला था।
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। यहाँ सुबह से ही बारिश लगातार जारी है। इससे सड़कों पर जलभराव हुआ, जिससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। जम्मू और कश्मीर संभाग में हुए भूस्खलन से कई मार्ग वाहनों के लिए बंद हो गए हैं। राज्य में भारी बारिश के बाद जम्मू श्रीनगर राजमार्ग बंद होने के कारण अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है। यात्रियों को विभिन्न इलाकों में सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है। साथ ही कुछ तीर्थयात्रियों के जत्थे को वापस जम्मू भेज दिया गया है। असम में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति में सुधार हुआ है, जबकि 3 जिलों में 10,000 से अधिक लोग अब भी प्रभावित हैं। कछार जिला सबसे अधिक प्रभावित है, जहां 6,600 से अधिक लोग अब भी बाढ़ की चपेट में हैं। मुरीगांव में 2,600 और तामुलपुर में 900 लोग अब भी बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य में बाढ़ और भूस्खलन के कारण अब तक 197 लोगों की जान जा चुकी है। फिलहाल 44 गांव पानी में डूबे हुए हैं और 210 हेक्टेयर कृषि भूमि को नुकसान पहुंचा है। बक्सा, कामरूप और तामुलपुर जिलों में बाढ़ के पानी से तटबंध, सड़कों, पुल और बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा है। राज्य में अभी कोई नदी खतरे के निशान से ऊपर नहीं बह रही है। राजस्थान में राजधानी जयपुर समेत कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है। बीते 24 घंटों में राज्य में सबसे ज्यादा बारिश कोटा के लाडपुरा में दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान सवाई माधोपुर, गंगानगर, नागौर, भरतपुर, दौसा, सीकर, बांसवाड़ा और अजमेर सहित अनेक जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। मौसम विभाग ने राजस्थान में अभी बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान जताया है। राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण धौलपुर में चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है। बारिश की वजह से कई जिलों में जल जमाव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। साथ ही गरज के साथ बिजली गिरने की भी आशंका जताई है। बारिश की वजह से भोपाल के भदभदा बांध में जलस्तर बढ़ता जा रहा है। पानी का स्तर बनाए रखने के लिए आज एक गेट खोला गया। निचले इलाकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। तेलंगाना में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार विकाराबाद, मुलुगु, पेड्डापल्ली, करीमनगर, जयशंकर, बुपल्लापल्ली, कमारेड्डी, मेदक और संगारेड्डी जिलों के कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव सौरभ रे के नेतृत्व वाले अंतर मंत्रालयी केंद्रीय दल ने पिछले 2 दिन में तेलंगाना के बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा किया और राज्य के मुख्य सचिव सोमेश कुमार ने अंतर मंत्रालयी केंद्रीय दल को बारिश से हुए नुकसान की जानकारी दी। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। श्रीलंका के मंत्रिमंडल ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की अगुवाई में पहली बार बैठक की और आर्थिक संकट से जूझ रहे देश में स्थिति सामान्य करने के तरीकों पर चर्चा की। बैठक में प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रपति सचिवालय जैसे सरकारी संस्थानों के कामकाज को नियमित करके 1 हफ्ते के भीतर स्थिति सामान्य करने के तरीकों पर चर्चा की गई। मंत्रिमंडल को सूचित किया गया कि 1 महीने के लिए पर्याप्त ईंधन है और कोटा व्यवस्था के तहत वितरण तेज किया जाना चाहिए। इस बीच विपक्ष ने प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने से 25 जुलाई को संसद सत्र बुलाने का अनुरोध किया ताकि सुरक्षा बलों द्वारा शुक्रवार को गाले फेस में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर की गई कार्रवाई और देश की मौजूदा हालात पर चर्चा की जा सके। यूक्रेन और रूस ने काला सागर बंदरगाह पर फंसे हजारों टन अनाज के निर्यात के लिए संयुक्त राष्ट्र की मदद से एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते से वैश्विक खाद्य संकट से निपटने में मदद मिलेगी। महीनों हुई तनावपूर्ण वार्ता के बाद इस्तांबुल में हुए समझौते में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस अवसर पर यूक्रेन के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। इस बीच रूस की सेना ने मध्य यूक्रेन के हवाई क्षेत्र में मिसाइलें दागी, जिसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और यूक्रेनी सेना ने रूसी कब्जे वाले दक्षिणी क्षेत्र में नदी पार रॉकेट हमले किए। आज हमारा देश
महान स्वतंत्रता सेनानियों बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के वीर सपूतों को नमन किया है। संसद के केंद्रीय कक्ष में भी आज महान स्वतंत्रता सेनानियों बाल गंगाधर तिलक को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं कनाडा के टोरंटो में खुले वर्ल्ड ऑफ बॉर्बी की तस्वीरों के साथ। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।